कि चित्त की वृत्तियों का लेक्चर बनाएँ, बट चित्त की वृत्तियों का नहीं, पहले चित्त को समझना बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। ठीक है? तो चित्त क्या है? अगर हम कहें चित्त, जैसे कि महर्षि पतंजलि ने एक बहुत अच्छा, महर्षि पतंजलि को बोला जा सकता है कि वो एक साइकोलॉजिस्ट थे एंशिएंट टाइम के। म्यूट कर लीजिए प्लीज़। महर्षि पतंजलि को कहा जाए कि वो एक हमा एंशिएंट टाइम के साइकोलॉजिस्ट थे। मतलब उन्होंने ह्यूमन साइकोलॉजी को समझा। उन्होंने डिफरेंशिएट किया कि चित्त केवल अपने आप में मन नहीं है, बल्कि मन उसका एक पार्ट है चित्त का। मन, बुद्धि, अहंकार, इन तीनों के कॉम्बिनेशन को उन्होंने चित्त बोला। कैसे? जैसे कि मन जो होता है, जो भी हमारे मन में जिस भी तरह के कोई विचार, जो थॉट्स आते हैं, वो आते हैं मन में। ऐसे हम एक प्रैक्टिकली एक इन जनरल हम जो भाषा हम यूज़ करते हैं, तो हम क्या कहते हैं कि हमारे माइंड में थॉट आया, हमारे माइंड में विचार आया। लेकिन महर्षि पतंजलि के अकॉर्डिंग अगर हम समझें, तो उनके अकॉर्डिंग चित्त, जो विचार आता है, वो चित्त के एक पार्ट में आता है। चित्त के एक पार्ट में विचार आता है और उसके दूसरे पार्ट में वो विचार पे एनालिसिस होता है। हुँ। और उसके दूसरे पार्ट में उस विचार पे डिसीज़न लिया जाता है। तो उन्होंने ब्रेन के, उन्होंने चित्त के 3 पार्ट बताए, मन, बुद्धि, अहंकार। मन में विचार आएगा, बुद्धि उस पर डिसीजन लेगी और अहंकार जो है, जो मैं है, वो उसके अकॉर्डिंग, बुद्धि के अकॉर्डिंग रिएक्ट करेगा। जैसे कि समझ लीजिए अभी के टाइम के हिसाब से हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। कोई चीज़ हमको बहुत पसंद आई, एक कार, नया मॉडल कुछ हमको बहुत ज़्यादा पसंद आया। तो सबसे, हमने जब अपने इंद्रियों से, मतलब अपनी चक्षुओं से, हमने अपनी आँखों से उस चीज़ को देखा, तब हमको वो चीज़ अच्छी लगी और हमारे मन, देखिए यहाँ पे चित्त में विचार नहीं आया है, चित्त के एक पार्ट में, मतलब मन में विचार आया कि वो कार मुझे बहुत अच्छी लग रही है। ठीक है? अब जो बुद्धि वाला पार्ट है, मन के बाद बुद्धि डिसाइड करेगी कि आगे क्या करना है, कैसे क्या डिसीजन लेना है। तो बुद्धि ने डिसीजन लिया कि मुझे ये कार चाहिए। दो डिसीजन हो सकते थे, या तो नहीं चाहिए या फिर चाहिए। तीसरा ये भी हो सकता था न्यूट्रल, कोई विचार आया बट उसने कोई डिसीजन नहीं लिया, उसको कोई उतना अटैच नहीं हुई उस विचार से बुद्धि, बट उसने डिसीजन लिया कि उसको वो कार चाहिए और उसको लेना है। ठीक है? उसने बहुत एनालिसिस किया कि मेरे पास अभी इतना फंड नहीं है कि मैं इस कार को ले सकूं, बट उसके मन में ये विचार आया कि मुझे लेना ही है। तो फिर जो अहंकार था, अहंकार ने रिएक्ट किया बुद्धि के अकॉर्डिंग, मतलब बुद्धि ने जो डिसीजन लिया था उसके अकॉर्डिंग अहंकार ने डिसाइड किया, या अहंकार ने रिएक्ट किया। डिसाइड तो बुद्धि करती है, बट अहंकार उसके अकॉर्डिंग कार्य करता है, रिएक्ट करता है। तो अहंकार ने क्या किया, उसके लिए आगे का जो प्रोसेस है, दैट मीन्स उसके लिए फंड जमा करना और फिर सेविंग्स करना, और फिर उसके अकॉर्डिंग आगे इन फ्यूचर जो प्रोसेस करनी है कि मतलब हमको कैसे परचेस करना है, ये सारी चीज़ें। तो चित्त जो है अपने आप में इन तीनों का कॉम्बिनेशन है ना? मन, बुद्धि और अहंकार का कॉम्बिनेशन है चित्त। ठीक है? अब जो हम बोलते हैं कि चित्त में ही वृत्तियाँ होती हैं, मतलब चित्त में ही विचार आता है, दैट मीन्स चित्त में के एक पार्ट में विचार आता है ना? क्योंकि हमने उसके 3 पार्ट बताए महर्षि पतंजलि ने, इसलिए उनको एंशिएंट टाइम का साइकोलॉजिस्ट बोला जाता है, बिकॉज़ उन्होंने ह्यूमन की साइकोलॉजी को समझा। ह्यूमन्स कैसे विचार करता है, कैसी थॉट प्रोसेस होती है, देन थॉट प्रोसेस पे एनालिसिस कौन करता है, उस पे डिसीज़न कौन लेता है और उसके अकॉर्डिंग रिएक्ट कौन करता है, ये सारा उन्होंने पता लगाया। इसलिए उनको साइकोलॉजिस्ट बोला जाता है। अब एक क्वेश्चन और हमारे माइंड में आता है कि चित्त, अगर मन, बुद्धि, अहंकार उसके पार्ट है, तो फिर आत्मा क्या है? जैसे कि हमको पता है कि चित्त क्या है? चित्त हमारी बॉडी में जो भी प्रोसेस होती है, जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं, उन सब का कारण चित्त है। पता चल गया होगा अब तो कि कैसे कारण है। मन में विचार आता है, बुद्धि डिसाइड करती है और अहंकार उसके अकॉर्डिंग रिएक्ट करता है। हम जो मूवमेंट्स भी कर रहे हैं, अभी मैंने अपनी फिंगर्स को मूवमेंट दिया, ये भी मेरे चित्त की वजह से हो रहा है। ठीक है? कैसे? मेरे मन ने सोचा कि मुझे ये फिंगर्स को स्ट्रेच करके सब कुछ शो करना है कि मेरा मूवमेंट्स हो रहे हैं मेरे फिंगर्स में। मेरे माइंड ने, मतलब मेरे चित्त ने, मन ने सोचा, बुद्धि ने डिसाइड किया कि मूव करना है, डिसाइड किया केवल, और अहंकार ने उसमें उसको प्रोसेस में लाया प्रैक्टिकली। तो ये 30 सारी चीज़ें मेरी बॉडी में जो भी मूवमेंट है, हम सबकी बॉडी में,
वो सब चित्त की वजह से है। मतलब अल्टीमेटली चित्त क्या करता है, हमारी जो सेंस ऑर्गन्स है उनको निर्देश देता है, उनको गाइड करता है कि आपको ये काम करना है। मतलब इसका एक क्या मतलब निकला, एक्सट्रैक्ट क्या निकला, अगर चित्त नहीं हो तो हमारी बॉडी में कोई मूवमेंट पॉसिबल नहीं है। यस तो हैंड रेस करिए, नो तो हैंड रेस मत करिए। अगर आप इससे सहमत हैं कि चित्त की वजह से हमारी बॉडी में मूवमेंट्स होते हैं तो यस, मतलब हाँ करेक्ट। तो हमारा देखना, हमारा सुनना, चलना फिरना सारी चीजें चित्त की वजह से हैं। हम्म, ये सब चित्त के कारण है। ये चित्त सभी क्रियाओं की, सब मूवमेंट्स की प्रेरणा है, इंस्पिरेशन है। चित्त नहीं होगा तो बॉडी में कोई मूवमेंट्स नहीं होंगे। ठीक है। अब अब हमको एक चीज पता है कि हमारी बॉडी में एक आत्मा भी एक कोई चीज है ना, और जिसकी बॉडी में आत्मा है उसी की बॉडी में मूवमेंट्स होती हैं। और मृत्यु के पश्चात मतलब जब डेथ हो जाती है तो हमारी बॉडी में मूवमेंट्स भी बंद हो जाते हैं। तो क्या इसका मतलब चित्त और आत्मा एक ही है? हम इस क्वेश्चन पे आए हैं। मूवमेंट्स बंद हो जाते हैं क्यों? क्योंकि चित्त बॉडी में आत्मा नहीं रहती। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि चित्त और आत्मा एक ही है? तो वास्तव में अगर समझा जाए तो चित्त और आत्मा को दो अलग हैं, ये बात जानना अपने आप में बहुत डिफिकल्ट है, मतलब एकदम असंभव के जैसा है चित्त और आत्मा को, बिकॉज वो बहुत सूक्ष्म, बहुत सटल चीज है जिसको आप अभी समझने जा रहे हो कि चित्त और आत्मा अपने आप में कैसे अलग है। ठीक है। क्योंकि एक के एब्सेंस में दूसरे दूसरा है या नहीं ये नहीं पता नहीं लगा सकते। समझो बॉडी से आत्मा निकल गई तो चित्त है या नहीं ये नहीं पता लग सकता। मतलब एक के एब्सेंस में दूसरी चीज है या नहीं ये पता लगाना बहुत मुश्किल है। तो अब हम समझेंगे कि आत्मा क्या है। आत्मा है अल्टीमेटली बॉडी में कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस मतलब चेतना ओनली, जागृतता जो होती है ना, चेतना, या जिसको बोला जाता है कॉन्शियसनेस, वो है शरीर में चेतना का कारण आत्मा। और चित्त क्या है? शरीर में होने वाली मूवमेंट्स का कारण। दोनों को अभी डिफरेंशिएट कर लिया, अब हम कंफ्यूज नहीं होंगे। या प्रैक्टिकली ऐसे बोल लीजिए, प्रैक्टिकली अगर इसी चीज को समझना है, अभी हमने थ्योरेटिकली समझा क्या, कि बॉडी में चेतना का कारण या बॉडी में कॉन्शियसनेस का कारण है आत्मा, और बॉडी में मूवमेंट्स का कारण है चित्त। ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना कि बॉडी में से आत्मा निकल गई तो भी तो मूवमेंट्स नहीं हो रहे, उसको भी समझेंगे। बॉडी में कॉन्शियसनेस का कारण है आत्मा, और बॉडी में मूवमेंट्स का कारण है चित्त। ठीक है। अगर इसी चीज को प्रैक्टिकली समझने जाएंगे तो क्या बोलेंगे कि हम ह्यूमंस में जो एक मैं का भाव होता है, मैं मतलब मैंने खाया, मैंने किया, मैंने ये कर दिया, मैं वो कर लूंगी, है ना, मेरी वजह से हुआ। तो ये जो मैं का भाव है ना, आईनेस, वो किसकी वजह से होता है? वो होता है चित्त की वजह से, वो आत्मा की वजह से नहीं है। तो अगर मैं अपने आप को मैं कह रही हूँ कि ये मैं हूँ, तो मैं अपनी आत्मा नहीं कह रही है, ये मेरा चित्त कह रहा है। क्लियर है यहाँ तक? हैंड रेस कर दीजिए। मैंने खाना खाया, मैं खाऊंगी, तो ये मेरी आत्मा नहीं कह रही है, ये चित्त कह रहा है। तो ये जो आय वाला, जो मैं वाला भाव होता है ना, वो कभी आत्मा में नहीं होता, वो हमेशा चित्त के उस अहंकार वाले पार्ट में, जो हमने तीन पार्ट पढ़े, मन, बुद्धि और अहंकार, उसका जो मैं वाला पार्ट है, मतलब अहंकार, वो कहता है कि मैंने किया, मैं करूंगी, मुझे क्रेडिट मिलना चाहिए। मैं मतलब मेरा अस्तित्व, मैं मतलब ईगो वाला मैं नहीं कि सब कुछ मैंने किया, वो नहीं। मेरा सेल्फ एग्जिस्टेंस, मैं क्या हूँ, कौन हूँ, वो है चित्त। चित्त कहलवाता है हमसे कि ये मैंने किया, मैंने खाना खाया, मैं जाऊंगी, मैं ये अटेंड करूंगी, मुझे क्लास अटेंड करना है। तो ये कौन कह रहा है? ये मेरा चित्त कह रहा है, मेरी आत्मा नहीं कह रही है। आत्मा इन सब चीजों से परे है, मैं वाली बात से। ठीक है। अब एक और मेन क्वेश्चन आता है जब हम चित्त को पढ़ते हैं, चित्त आता कहाँ से है? कहाँ से आ गया है चित्त? काफ़ी तो था, हमारी बॉडी में आत्मा थी, बॉडी थी। अगर आत्मा होती तो क्या मूवमेंट्स पॉसिबल नहीं थे? फिर चित्त की क्या ज़रूरत थी? ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर समझेंगे, उससे आप वृत्तियों को इजीली समझ पाएंगे, उससे आप चित्त भूमि को इजीली समझ पाएंगे। सृष्टि, हमने सांख्य पढ़ा था। सांख्य पढ़ते टाइम, सांख्य फिलोसफी के टाइम हमने एक चीज पढ़ी थी, प्रकृति और पुरुष जब आपस में पास आते हैं तो सृष्टि की उत्पत्ति होती है ना। तब एक चीज और पढ़ी थी, प्रकृति में तीन गुण होते हैं, सत्व, रज और तम। ठीक है। तो जब प्रकृति और पुरुषा पास आते हैं तो प्रकृति के तीनों गुणों में, सत्व, रज और तम, इनमें एक इम्बैलेंस आ जाता है।
एक वो जो साम्यावस्था में पढ़े थे इक्विलिब्रियम में, मतलब सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण एक बैलेंस में थे, लेकिन पुरुषा के पास आते ही इनमें एक इम्बैलेंस हो गया। ठीक है? तो सत्व जब बढ़ा, इम्बैलेंस में क्या होता है, कोई कम कोई ज़्यादा ऐसे होता है इम्बैलेंस, जब ये खलबली सी मच जाती है, उथल-पुथल हो जाती है, तो अपने को पता थोड़ी होता है कोई चीज़ ज़्यादा कम हो गई। उस टाइम पे जब सत्व ज़्यादा हो जाता है, सत्व हाई होता है और रज और तम थोड़े कम हो जाते हैं, डिक्रीज़ हो जाते हैं। यही चित्त की उत्पत्ति की अवस्था है। ये जो स्थिति है, जब सत्व थोड़ा हाई होता है, रज और तम थोड़े कम हो जाते हैं, ये जो सिचुएशन क्रिएट होती है, ये जो एक ऐसी जो परिस्थिति क्रिएट होती है ना, ये इसको कहते हैं चित्त की उत्पत्ति की अवस्था। यहाँ पे चित्त निर्माण हो जाता है प्रकृति में, मतलब प्रकृति मतलब हमारी बॉडी में चित्त का निर्माण हो गया। ठीक है? इसी कारण अब आप एक क्वेश्चन और आ रहा होगा माइंड में, सत्व बढ़ा तो चित्त बना, सत्व के बढ़ते टाइम पे हम कह रहे हैं कि चित्त बना, तो क्या चित्त में सत्व प्रधान होता है? यस, चित्त जो है ना वो सत्व प्रधान होता है। दर्शन की भाषा में या जो बोलेंगे फिलोसफी की भाषा में चित्त को प्रकृति का सात्विक परिणाम कहा गया है। मतलब प्रकृति जब ज़्यादा सात्विक होती है तब चित्त बनता है। वैसे ही हुआ, पुरुषा के पास आने से क्या हुआ, प्रकृति में सत्व गुण हाई हो गया, रज और तम थोड़े कम हो गए, ऐसी अवस्था में चित्त का निर्माण हो गया। इसीलिए वो उसकी कैसी अवस्था है, सात्विक अवस्था प्रकृति की। समझ में आया? हैंड रेस कर दीजिए। तो इस तरीके से अब चित्त बन गया। हम किस क्वेश्चन का आंसर ढूंढ रहे हैं कि चित्त बना कैसे? प्रकृति में इम्बैलेंस हुआ तीनों गुणों में, सत्व थोड़ा हाई हो गया, रज और तम थोड़े कम हो गए, तो चित्त बन गया। अब हमको ये पता है प्रकृति जो है ना उसमें तीन गुण हैं, सत्व, रज और तम। इसीलिए ये जो चित्त बना इसमें भी हमेशा तीन गुण होते हैं। ठीक है? सत्व, रज, तम। हालांकि सत्व थोड़ा हाई होता है इसलिए चित्त बना है, बट रज और तम भी उसमें ऑलरेडी हैं। ठीक है? अब इन्हीं तीनों गुणों के रहने के कारण, ये तीनों गुण उसमें प्रेजेंट होने के कारण हमारे चित्त में ये तीनों गुण हैं। कौन कौन से? सत्व, रज और तम। इनके कारण कभी आपने देखा होगा हम कैसे बहुत से काम करते हैं, कभी कभी हमको भक्ति करने में बड़ा मजा आता है, 2 4 दिन 10 दिन हम मंदिर ही जा रहे डेली, फिर धीरे धीरे मन नहीं करता, बोर हो गया, आप चले गए बहुत दिन, अब नहीं जा रहे। अब थोड़े दिन थोड़ा विषय भोग में मजा आ रहा है, मूवीज जा रहे हैं, पार्टीज जा रहे हैं, उनमें मजा आ रहा है बहुत ज्यादा। मतलब एक एक टाइम कभी कभी हमने नोटिस किया होगा कि कोई कोई टाइम ऐसा होता है कि हमारा सत्व तब कभी हाई हो जाता है, कभी हमारा तमोगुण हाई होता है और कभी कभी रजोगुण हाई होता है। मतलब हम एकदम आलसी, निराश, लाइफ को लेके बड़े निगेटिविटी के साथ में सोचने लगता है। ऐसा सबके साथ होता है तो हैंड रेस कीजिए अगर आपने ऐसे फील किया है कि कभी कुछ फील होता है, कभी कुछ फील होता है, कभी बहुत भक्ति में मन लगता है, कभी भक्ति में मन ही नहीं लगता, कभी पढ़ाई में बहुत मन लगता है, प्रोडक्टिव चीज़ें करने में बड़ा मन लगता है कि बहुत एक्टिव रहना और बहुत सारे काम आपने जल्दी से कर लिए और उसी के नेक्स्ट डे मन करता है कि आज कुछ भी ना करो। ये सब क्यों होता है हमारे साथ? बिकॉज हमारे सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण हाई, कम ज़्यादा होते रहते हैं। जब सत्व हाई रहता है तो हम धर्म धर्म की चीज़ें उनके सुनना और डिस्कशन करना, पढ़ना, इस तरह की चीज़ें पसंद करते हैं। ज्ञान की चीज़ें मतलब नॉलेज गेन करना, अच्छी ग्रंथ पढ़ना, अच्छे टेक्स्ट पढ़ना, इस पे फ़ोकस करते हैं। या मतलब उससे रिलेटेड कोई भी चीज़ों को हम सेल्फ स्टडी करेंगे समथिंग। और वैराग्य वाली बात है, वैराग्य मतलब डिटैचमेंट, कि हम कोशिश करते हैं कि हम सारी अपनी ड्यूटीज़ करें, लेकिन हर चीज़ से हम डिटैच रहते हुए करें। ऐसा जब होता है तो हमारा सत्वगुण हाई होता है। दूसरा, रजो प्रधान। ये क्या करता है, जब रजोगुण हाई होता है तो हम विषय भोग में लगे रहते हैं। विषय भोग मतलब विषय भोगों में आता है जैसे कि काम, अर्थ, इन सब के अर्निंग में लगे रहते हैं। विषय भोग मतलब अपनी इंद्रियों को सुख देने वाले कामों में ज़्यादा से ज़्यादा हम इन्वॉल्व रहते हैं उस टाइम पे। उसमें ये भी आता है कि हम अर्न करें, मनी अर्न करें। उससे रिलेटेड जैसे बिज़नेस पे ही बहुत ज़्यादा फ़ोकस है हमारा। बिज़नेस पे फ़ोकस होना मतलब कहीं न कहीं आप किस पे फ़ोकस कर रहे हो? अर्थोपार्जन पे, मतलब मनी अर्न करने पे। ये भी अ, ये भी हमारा रजोगुण ही है ना। और बहुत एक्टिव रहेंगे, बहुत चंचल रहेंगे, बहुत हर चीज़ों में हमको एक्टिव फ़ील होगा। ये सब रजो प्रधान है। और जब हमारा तमोगुण हाई होता है हमारे चित्त का,
तब क्या अधर्म वाली चीज़ें हमको पता है गलत है, कई बार हमको नहीं भी पता है कि अधर्म है, गलत है, फिर भी हम उन चीज़ों को करते हैं, जानते हुए भी गलत चीज़ें करते हैं, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी, डिपेंड करेगा हमारा मन कितनी चीज़ों के लिए हमारा मन, बुद्धि और अहंकार, जिन तीनों चीज़ों से मिलके चित्त बना है, उन चीज़ों के लिए कितना हम अपने आप को अलाउ करते हैं। उस लेवल तक हम गलत चीज़ें करते हैं जब हमारा तमोगुण हाई होता है। तो अधर्म अज्ञानता भरी बात है। अज्ञानता मतलब ये नहीं होता है कि जो बुकिश नॉलेज है वो नहीं जानना, वो अज्ञानता नहीं है। अज्ञानता मतलब सेल्फ रियलाइजेशन का नहीं होना कि हम क्या है, वो हम चीज़ें ना समझें और हम खुद को बॉडी समझ के उसके विषय भोग में लगे रहें, ये भी एक तरह का अज्ञान ही है। तो ये भी रजोगुण प्रधान होता है, सॉरी तमोगुण प्रधान, रजो के साथ साथ तमोगुण प्रधान। और किसी से बहुत ज़्यादा अटैच हो जाना, फिर किसी बात पे बहुत दुखी हो जाना, ये सब तमोगुण की सब चीज़ें होती हैं। और एकदम आलसी रहना, मतलब मेंटली और साथ-साथ में फिज़िकली। मेंटल इनर्शिया जिसको बोलते हैं, कुछ करने का मन नहीं हो रहा, ना पढ़ाई करने का मन हो रहा है, असाइनमेंट पड़ी हुई है, नोट्स पड़े हुए हैं, हम कुछ नहीं कर रहे और बहुत सारा आलस। तो इस तरह से हम रिएक्ट कैसे करता है हमारा चित्त, जैसा-जैसा उसमें गुण होते हैं, सत्व, रज और तम, जैसा जो हाई होगा उसके अकॉर्डिंग हम कार्य करते हैं। लेकिन जब हमारा चित्त इन तीनों से ऊपर उठ जाता है, इन तीनों से ऊपर मतलब सत्व, रज और तम, इन तीनों से भी ऊपर की एक अवस्था होती है, उसको कहा जाता है, वो योगी जन, जो योगी होते हैं ना, उनको अचीव होती है, उसी को धर्म में समाधि बोला जाता है, जिसके बारे में हम वो समाधि के बारे में बाद में डिस्कशन करेंगे। अभी हम इन जनरल कि चित्त क्या है और चित्त में कितने प्रकार के गुण है और चित्त बना कहाँ से, आत्मा और चित्त में क्या डिफरेंस है, इन चीज़ों को हमने समझा। अब हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे चित्त की भूमियाँ, क्योंकि चित्त की भूमि को समझे बिना चित्त की वृत्तियों को हम नहीं समझ सकते। सो द चित्त भूमि। अब देखिए, अब आपने चित्त समझ लिया, अब आपके लिए बहुत आसान है चित्त की भूमियों को समझना। एक सेकंड।